नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव और स्वागत है आपका प्रदा होम केयर के इस खास एपिसोड में। प्रदा होम केयर में हमारा एम सिंपल है। हम बुजुर्गों की एजिंग जर्नी को स्मूदन करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फॉल और फॉल प्रिवेंशन के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक रिलेटिव उनसे मैं मिला। उनका बाथरूम में जाते वक्त एक फॉल इंसिडेंट हुआ। उसके पहले तक वो काफ़ी एक्टिव थी। वो उस इंसिडेंट के बाद में लगभग एक सर्जरी उन्होंने कराई, एक रिप्लेसमेंट सर्जरी उनकी हुई और 1 साल तक वो लगभग बेड रिडन रही। वो 1 साल उनके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े ये कहते हैं कि हर सीनियर सिटीजन में से 30% लोग फॉल्स के रिगार्डिंग प्रोन होते हैं, यानी कि उनमें गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। इनमें से काफ़ी केसेस हिप रिप्लेसमेंट या हिप इंजरी या मस्कुलोस्केलेटल इंजरी या अदर हॉस्पिटलाइजेशंस के रिगार्डिंग भी ये फॉल में केसेस में देखे गए हैं। ऐसा काफ़ी पॉसिबल है कि इन केसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक सही जानकारी के थ्रू। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आज की इस एपिसोड को आप पूरा कंज्यूम करें, शेयर करें अपने माँ बाप के साथ में, शेयर करें उस एल्डर के साथ में जिनके साथ में आप एक अच्छी केयर आप उनको देना चाहते हैं। पूरी फैमिली के साथ में इस एपिसोड को कंज्यूम करिए। आज हमारे साथ में इस टॉपिक पर बात करने के लिए हैं क्लिनिकल कंसल्टेंट डॉक्टर समरीन, फेलिक्स हॉस्पिटल से। थैंक यू मिस्टर वैभव। डॉक्टर समरीन, आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली फॉल प्रिवेंशन होता ही क्या है? जी, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि फॉल प्रिवेंशन होता क्या है, मतलब गिरने से बचाओ, वो उपाय, वो सावधानियाँ, वो लाइफ चेंजेस जिससे हम किसी बुजुर्ग को गिरने से रोक सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सब सोचते हैं उम्र बढ़ रही है तो गिरना तो बहुत कॉमन सी बात है, तो लेकिन एक्चुअल में फॉलिंग इज़ नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग। ये बात बिल्कुल सच है। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसका बायोलॉजिकल क्लॉक डाउन होता है, उसमें उसकी मसल्स स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, सुनने की पावर उसकी कम हो जाती है। और इस एज में ना बड़ी बड़ी जैसे बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो पेशेंट मोस्टली प्रोलॉन्ग ऑन मेडिकेशन होता है। तो और कभी कभी ये मेडिकेशन जो होती हैं वो डेजीनेस, कन्फ्यूजन ये इंसान में क्रिएट कर देती हैं। उसकी वजह से ये होता है कि इंसान गिर जाता है। जैसे कि आपने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 इयर्स के जो ऊपर लोग होते हैं उसमें 30 to 35% चांसेस होते हैं कि उन्हें फॉल इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इनमें से करीब 10% ऐसी चोट लगती है जिससे हॉस्पिटलाइजेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। भारत में गिरने से जुड़ी चोटें बुजुर्गों में एक्सीडेंटल डेथ का एक प्रमुख कारण भी हो सकती है कि ऑन सडन डेथ हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता इसका रीज़न किसके पीछे क्या वजह है। थैंक यू डॉक्टर समरीन। डॉक्टर समरीन, जैसे बच्चों में गिर जाना एक आम सी बात होती है, पर क्या बुजुर्गों में गिर जाना इस सिचुएशन को इजी या कॉमन या आसानी के साथ में लिया जा सकता है, या हमारे को इस पर क्या सीरियसनेस के साथ में स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये प्रिवेंशन किया और जा सकता है? जी बिल्कुल, गिरना एक सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ती उम्र की एक प्रॉब्लम है कि मसल्स वीक हो गई हैं, इंसान गिर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इंसान गिरता है उसे हेड इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जब हेड इंजरी होती है तो उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। इस वजह से ऑन सडन डेथ हो जाती है। हिप इंजरी होने के चांसेस है। हिप इंजरी में जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन की हीलिंग पावर कम हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि हिप इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती हैं। कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और ऑन सडन डेथ भी हो जाती है। गिरना सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं है, कभी कभी ये इमोशनली भी इम्पैक्ट डालता है। फेयर ऑफ फॉलिंग बुजुर्गों में हो जाता है जिसकी वजह से वो चलना फिरना बंद कर देते हैं।
चलना फिरना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना कम हो जाता है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, इससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, मतलब फिजिकल इंजरी, मेंटल इंजरीज, हाँ, मेंटल प्रॉब्लम्स में भी जी, जा रही है। गिरना सिर्फ एक हादसा ही नहीं है, ये एक प्रिवेंटेबल हेल्थ रिस्क है। बस ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी केयर अगर हम अपने बुजुर्गों की करें, अपने लव्ड वन की करें, तो हम उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर समरीत। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एल्डर्स या सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा क्यों गिरते हैं, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? ज़्यादातर उनके लेग्स की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, शरीर का बैलेंस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, उसकी नर्व, मसल्स, स्ट्रेंथ ये सब कम होने लगती हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, शरीर का बैलेंस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, मसल्स स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं, स्पेशली लेग्स की मसल्स स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वो प्रोलॉन्ग खड़ा नहीं हो सकता है, प्रोलॉन्ग बैठ नहीं सकता है। कभी कभी ये होता है कि एजिंग में जो है हमारे स्पाइन की बोन्स भी वीक हो जाती हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट आने लगता है। इसीलिए ये होता है कि जब उम्र बढ़ती है तो आपने देखा होगा, आपने अपने बड़े लोगों को देखा होगा कि जब हम बड़े होते हैं, जब हम अपनी जवान होते हैं तो हमारी बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की, वो स्पाइन थोड़ा सा एक बल्ज आ जाता है। तो ये एक एजिंग फैक्टर होता है, और ये इसी वजह से होता है कि उम्र बढ़ रही है, बायोलॉजिकल क्लॉक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स बोन डेंसिटी कम हो रही है, बोन में कैल्शियम की कमी हो रही है। इसीलिए ईयरली जब हमारे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो हमें उनकी ईयरली बोन डेंसिटी एक टेस्ट होता है वो करवा लेनी चाहिए। हमें उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए, ताकि हम अगर इन केस इतनी एहतियात के बाद भी अगर ये इवेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, तो उनकी बोन्स के पास इतना बैकअप हो कि वो रिकवर हो जाए, कोई मेजर प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े। जैसे हिप फ्रैक्चर होता है तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है इस एज में। इसीलिए जिसकी बोन डेंसिटी जितनी अच्छी होगी, रिकवरी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जी, थैंक यू डॉक्टर संदीप। मैम, ये गिरने से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी एल्डर की लाइफ में, या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उनके लाइफ में? गिरने से कॉम्प्लिकेशन मिस्टर वैभव ये हो सकते हैं कि हिप बोन फ्रैक्चर हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, और किन केसों में तो ये देखा गया है कि ऑन सडन डेथ हो जाती है। कितने केसेस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं कि हमारे जो दादा या फिर हमारे फादर सुबह से ही उठे, वॉशरूम गए, स्लिप हो गए और फिर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फॉल प्रिवेंशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑन सडन डेथ के भी केसेस काफ़ी देखे गए हैं। मैम, जैसे मैंने देखा कि काफ़ी केसेस जो फॉल्स के होते हैं वो लोगों के घरों में ही होते हैं। घर हालांकि हम अपने हिसाब से सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी फॉल इवेंट्स हमारे घर में ही होते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर समरीन की जो फॉल केसेस हमारे इनसाइड होम या घर के अंदर जो हो रहे हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमें क्या क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए आपके हिसाब से डॉक्टर समरीन? जी, जैसा कि सबको लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, बाकी सबको लगता है वो है कि घर जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होता है सबके लिए, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज्ड घर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पुअर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। मोस्टली केसेस में ये होता है कि बुज़ुर्गों की आईसाइट वीक हो जाती है, तो हमें प्रॉपर लाइटिंग अपने घर में रखनी चाहिए। फ्लोर पर कुछ भी चीज़ें नहीं गिरानी होनी चाहिए। जैसे वो होता है ना कि बुढ़ापा जो होता है वो बिल्कुल बचपन होता है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो हमें पता होता है कि उसे समझ नहीं है, वो कुछ भी उठाकर मुंह में रख सकता है, फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, चोक हो सकता है, ब्रीथिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ऐसे ही हमें बुज़ुर्गों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि पुअर लाइटिंग होगी, आईसाइट वीक है, फ्लोर पर कुछ भी होगा, अनऑर्गेनाइज्ड घर होगा तो वो स्लिप हो सकते हैं। स्लिप होंगे, बोन डेंसिटी उनकी ऑलरेडी कम है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑलरेडी डाउन जा रहा है उनका, तो इस वजह से अनऑर्गेनाइज्ड घर नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड घर होगा तो फॉल प्रिवेंशन के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए हमें घर में ना क्वालिटी ऑफ
मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहिए, फर्नीचर हमारे अच्छे होने चाहिए, लूज़ कारपेट ना हो, उसका पैर इलझ कर उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें अपना घर जो है वो फॉल प्रूफिंग रखना चाहिए, उसमें अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, आपकी कारपेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इसमें सबसे अहम हमारा फुटवेयर भी होता है। कुछ फुटवेयर ऐसे होते हैं कि पानी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आकर के वो स्लिप कर जाते हैं, तो फुटवेयर का भी इसमें बहुत अहम रोल होता है। अगर हम अच्छे फुटवेयर यूज़ करेंगे तो फॉल प्रिवेंशन अच्छे से हो जाएगा। डॉक्टर समरीन, छोटी छोटी बातें आपने बताई और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि लाइटिंग घर में अच्छी हो, घर में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स ना पड़े हों जहाँ पे पैर उलझ करके गिरने का खतरा आपका बढ़ सके, कुछ ऐसे कंफर्टेबल एटलीस्ट इतना कुशनिंग होनी चाहिए कि अगर आपका फॉल इवेंट हो भी तो आप ज़्यादा इम्पैक्ट ना आ सके, आप राउंडेड कॉर्नर्स के फर्नीचर हो सकें तो उसमें आपको शार्प एजेस से आप बच सकेंगे। वेरी वैल्यूबल पॉइंट्स डॉक्टर समरीन, थैंक्स। इसीलिए फॉल प्रिवेंशन एक हादसा नहीं होता है, ये वहाँ का जहाँ बुजुर्ग जिस घर में रह रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट का, वहाँ के लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, घर कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ये सब चीज़ें। जी डॉक्टर समरीन, एक्सरसाइजेस का क्या कुछ इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है इसको बेटर करने में, कुछ प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती हैं कुछ एक्सरसाइजेस? अगर वो कर सकती हैं तो वो क्या? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज इसमें काफ़ी एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं अपना, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होती है। और मुझे तो ये लगता है कि जब इंसान अपना 40 इयर्स का हो जाता है तो उसे एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने मेडिएट करते हैं खुद को, तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है। हमारी मसल्स जो एज की वजह से वीक हो रही हैं उनमें टोन आ जाती है। आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा कि योगा से ही होगा, ये वाली चीज़। तो हमारा एक्सरसाइज और योगा, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, अपने बुज़ुर्गों को कहें कि आपको कम से कम 20 मिनट वॉक करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करना है, तो इससे उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, ये हम जैसे लोगों के लिए भी हमें एक्सरसाइज करते ही रहना चाहिए ताकि हम अच्छा फील कर सकें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है, जिंदा दिल फील होता है। तो एक्सरसाइज तो सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकेशन और फॉल रिस्क में क्या कुछ कनेक्शन है? जी बिल्कुल कनेक्शन है। जैसा मैंने अभी पहले बोला कि बढ़ती उम्र में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, काफ़ी बुज़ुर्ग ऐसे आते हैं ओपीडी में कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं। तो हर एक मेडिसिन की ना एक टाइम होता है देने का। अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग स्लीपिंग पिल्स पर है, ये उसके लिए ठीक नहीं है, उससे डेजीनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है, लेथार्जिक फील होता है, जिसकी वजह से फॉल हो सकता है। कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 11 साल से डायबिटीज़ है। वो ये सोचते हैं कि हमने 11 साल पहले एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कोई मेडिसिन लिखी, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हम खुद से ही डोज बढ़ा देते हैं। डॉक्टर ने एक मेडिसिन लेने के लिए किया था, तो अब हम दिन में 2 कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो मेडिसिन जो है वो उनकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट करेगी। इस वजह से काफ़ी किडनी फेलियर के केसेस भी सामने आते हैं। तो डोज, इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई बहुत बड़ी बीमारियों से गुजर रहा है, तो उसको कम से कम 1 महीने में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए कि डॉक्टर आपने मुझे ये मेडिसिन लिखी थी, मैं रेगुलर ले रहा हूँ, ऑन टाइम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपकी मेडिसिन चेंज करेंगे, ना कि आपकी डोज बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें पेशेंट को, पेशेंट के घर वालों को यही अवेयरनेस हमें करनी है। ओके डॉक्टर समरीन, तो आपका इसमें कहना है कि जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस लेते हैं या जो सेडेटिव मेडिकेशंस पर हैं या जो पेन किलर्स लेते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए अपने फॉल्स को लेकर के, तो उन लोगों को सतर्कता और ज़्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल लेती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकेशंस प्रोलॉन्ग हम लेते हैं तो पेशेंट को डेजीनेस,
कंफ्यूजन, लिथार्जिक, ये सब फील करवाती है, जिसकी वजह से फॉल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमें इसी को प्रिवेंट करना है। और अगर हमें प्रिवेंट करना है दैट मीन्स कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट वीकली बट एटलीस्ट मंथली हमें अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर समीर। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि फॉल प्रिवेंशन एक्चुअली में होता क्यों है, उसके पीछे क्या बड़ी वजहें हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिकेशंस का क्या रोल है इन फॉल्स और फॉल प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, एक्सरसाइजेस का क्या रोल है, हमने ये भी चर्चा करी डॉक्टर समीर से। मैम, लेकिन इस सब के बाद में अगर फॉल इवेंट हो ही जाता है तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे को क्या इमीडिएट स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए किसी भी फैमिली को या उस एल्डर खुद को? जी देखिए मिस्टर वैभव, सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हम सबसे पहले खुद को शांत रखेंगे, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। हम पेशेंट को देखेंगे कि जो गिर चुका है कि उसे कुछ ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रही है, स्वेलिंग तो नहीं है कहीं, ठीक है, और एकदम से उसे उठाना भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई गिरा है, वो कह रहा है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे उठा करके बिठा देते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराओ, उसे ये कहो कि ठीक है कोई नहीं, मैं उठाता हूँ। आराम से उठा करके किसी एक जगह उसे बिठा दो, ठीक है। फिर बिठाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि उसकी लेग पर स्वेलिंग है, उसके हाथ पर स्वेलिंग है, जहाँ भी उसके लग रहा है कि हाँ ये उसका ये एरिया स्वेल कर रहा है, तो वहाँ पे हम आइस पैक भी लगा सकते हैं। और अगर पेशेंट होश में है और वो ये कह रहा है कि मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि मेरी जो है लेग्स में मूव नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो गई है और प्लस स्वेलिंग भी बढ़ रही है, तो दैट मीन्स ये फ्रैक्चर का केस है। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इमीडिएट हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मेडिकल केयर लेनी होगी। मिस्टर वैभव, सबको गिरना लगता है कि एक बहुत छोटा सा एक्सीडेंट है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी। इसीलिए फॉल प्रिवेंशन पॉसिबल है। जी डॉक्टर समरी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही एक एक्सपर्ट केयर जो हम कोशिश कर रहे हैं प्रदा होम केयर में अपने जो पेशेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, जो डिस्चार्ज के बाद में घर पर जाते हैं, हम ऐसे ट्रेन्ड स्टाफ को रखते हैं और उनको एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ में हम उनको कोशिश करते हैं कि वो जा कर के एक अच्छी केयर डिलीवर कर सकें जिस पेशेंट के साथ में वो रह रहे हैं। तो उस होम केयर एनवायरनमेंट में वो रहते हैं और उनकी एक प्रॉपर एक अच्छी केयर वो करते हैं, जिसमें कि टॉयलेट लेके जाना, खाना खिलाना, दवाइयाँ देना, या जैसे आप उनके एक लाइट एक्सरसाइजेज हो गई, उसमें हमारा जो ट्रेन्ड स्टाफ पर्सनल है वो काफ़ी मददगार होते हैं। इसी के साथ में जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि हॉस्पिटल बेड हो गया या कोई कमोड रेजर हो गया, तो वो भी उस तरीके के इक्विपमेंट्स हम घर ही पे डिलीवर कर देते हैं और काफ़ी आपको ईज होता है घर पे एक सेटल होने में अपने घर में। अगर कहीं इन केस में डॉक्टर विजिट रिक्वायर्ड है तो डॉक्टर विजिट भी हम करते हैं। कुछ ब्लड कलेक्शन या कुछ फार्मेसी अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड है तो हम कोशिश करते हैं एक होलसम पैकेज आपको दे सकें आपके घर के कंफर्ट में, ताकि आप अपने घर के कंफर्ट में अच्छे से रिकवर हो सकें और बेटर हो सकें। हाँ, मतलब ताकि आप पेशेंट को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें जो एक हॉस्पिटल में मिलता है, मेडिकल मैनेजमेंट। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपका समय देने के लिए आज हमने जाना कि फॉल्स और फॉल प्रिवेंशंस को हम कैसे बेटर कर सकते हैं घर की सिचुएशंस में। अगर फॉल हो ही जाता है तो उसके केस में हमारे को क्या प्रिवेंटेबल स्टेप्स लेने हैं, कैसे एक अच्छा होम केयर प्रोवाइडर आपकी सपोर्ट कर सकता है, कैसे एक अच्छा ट्रेन्ड स्टाफ पर्सनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कहाँ आपको फिजियोथेरेपी, कहाँ आपको एक असिस्टेंट स्टाफ या डॉक्टर विजिट या कुछ मेडिकल इक्विपमेंट से आप बेटर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिकवरी जर्नी इनसाइड द कंफर्ट ऑफ योर होम्स। मेरी ये कोशिश है कि किसी भी सीनियर सिटीजन्स का या एल्डर का फॉल इवेंट ना हो सके इस जानकारी के थ्रू, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप ऐसी सिचुएशन में आ ही गए हैं तो प्रदा होम केयर एक रिलायबल सोर्स है आपको सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।
हम ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आने वाले समय में भी बात करते रहेंगे।